हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत बढ़िया होंगे। तो भैया जीओसी का नेक्स्ट लेक्चर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था? तो लास्ट क्लास में हमने बेसिक स्ट्रेंथ की बात करी थी, एनिलीन की बेसिक स्ट्रेंथ, सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन की बेसिक स्ट्रेंथ की बात हम कर रहे थे, जहां पर जो है वो हमने एनिलीन में एक SIP इफेक्ट पढ़ा था। ठीक है ना। तो यार देखो, बेसिक स्ट्रेंथ बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और एनिलीन हो गया तो SIP इफेक्ट एक तरीके से ऑर्थो इफेक्ट का टाइप है, जो हमने बेंजोइक एसिड में भी पढ़ा था। अब इसी में हम एक और इफेक्ट की बात करेंगे, SIR इफेक्ट। देखिएगा, SIR इफेक्ट, ठीक है। और ये होता है जी स्टेरिक इनहिबिशन, सॉरी, स्टेरिक इनहिबिशन इन रेजोनेंस। ठीक है। क्या रेजोनेंस में जो है वो स्टेरिक इनहिबिशन की वजह से रेजोनेंस जो है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, है ना। एक्सटेंट ऑफ रेजोनेंस क्या होगा, कम होगा। अब देखना जरा कि हमारे पास कंडीशन ऐसी है कि एक तो ये है जी कोई एनिलीन, ठीक है। हमारे पास NH2 है, एनिलीन है। यहां पर ये लोन पेयर जो है वो कॉन्जुगेशन में जाएगा और हमें पता है कि लोन पेयर जितना ज्यादा कॉन्जुगेशन में होगा, लोन पेयर जितना ज्यादा रेजोनेंस में होगा, वहां पर बेसिक स्ट्रेंथ जो है उतनी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। एक हमारे पास कंडीशन ऐसी है कि ये है अपने पास यहाँ पर N और यहाँ है, मान लो आपने लगा रखा है, ऐसी कंडीशन है, ये R है और यहाँ पर कोई R और NH और ये R है ना। R कोई भी ग्रुप हो सकता है, जनरली एल्काइल ग्रुप हम बोलते हैं। एक कंडीशन ये है कि मान लो ये वाली कंडीशन आ गई हमारे पास N और ये R, ये R और यहाँ R और यहाँ पर भी क्या है, R, ऐसी कंडीशन है। ठीक है। तो ये तीन हमारे पास कंडीशन है। अब इन तीनों में आपको पूछ लिया कि यार सबसे ज्यादा बेसिक कौन सा होगा, सबसे कम बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर पूछ लिया। तो यहां पर देखो हम क्या करेंगे कि होता यह है कि यहां पर लोन पेयर के साथ कॉन्जुगेशन तो है ना। कॉन्जुगेशन तो इसमें भी है, देखने पर लग रहा है कि डबल सिंगल लोन पेयर, यहां पर भी कॉन्जुगेशन कंडीशन है, डबल सिंगल लोन पेयर, यहां पर भी कॉन्जुगेशन कंडीशन है। लेकिन जैसे जैसे आप इधर से इधर बढ़ोगे, ठीक है, तो भैया ये जो ग्रुप है ना, इनकी वजह से यहां स्टेरिक हिंड्रेंस क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। क्या हो रहा है, ये स्टेरिक हिंड्रेंस, ठीक है, ये क्या हो रहा है, लगातार इंक्रीज हो रहा है, चारों तरफ स्टेरिक हिंड्रेंस इंक्रीज हो रहा है। तो अब इसकी वजह से क्या होगा ना, देखो जरा कि इन R और R में क्या होगा, रिपल्शन होगा और रिपल्शन से ये सिंगल बॉन्ड जो है ना, ये क्या हो जाएगा, रोटेट हो जाएगा और रोटेट होने की वजह से ऊपर वाला ग्रुप क्या हो गया, घूम गया और घूमकर जो है प्लेन से क्या हो गया, एक तो बाहर चला गया, है ना। तो इसका रेजोनेंस बेंजीन के साथ खत्म हो गया, बेंजीन के साथ रेजोनेंस कम हो गया। एक तो ये कंडीशन। दूसरी कंडीशन ये है कि यार लोन पेयर जो है ना, वो रेजोनेंस में जाना तो चाहता है कि यार लोन पेयर इच्छा है रेजोनेंस पार्टिसिपेट करूं, रेजोनेंस में जाऊं, बेंजीन के साथ कॉन्जुगेशन है, लेकिन फिर जो है वो इधर स्टेरिक हिंड्रेंस इतनी ज्यादा, चार चार पहलवान बैठे हैं, लोन पेयर को रेजोनेंस में जाने से क्या कर देंगे, रोक देंगे। और लोन पेयर रेजोनेंस में जाने से जो है वो अगर रुक गया, लोन पेयर आसानी से रेजोनेंस में नहीं जा पा रहा है, तो हम बोलेंगे रेजोनेंस में लोन पेयर की एक तरीके से जो डीलोकलाइजेशन है ना, वो क्या हो गया, कम हो गया। तो यहां पर स्टेरिक हिंड्रेंस जो है वो इंक्रीज हो रहा है। तो डीलोकलाइजेशन ऑफ लोन पेयर, है ना, ये क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो डीलोकलाइजेशन अगर कम हो रहा है तो हम बोलेंगे लोकलाइजेशन इंक्रीज हो रहा है। लोन पेयर जो है वो उसका लोकलाइजेशन इंक्रीज होगा तो बेसिक स्ट्रेंथ भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो यहां बेसिक स्ट्रेंथ ये इंक्रीज होगी, ये सबसे ज्यादा बेसिक हो जाएगा। इसी को हम बोलते हैं क्या, SIR इफेक्ट। क्लियर है बात। तो SIR इफेक्ट की वजह से जो है वो यहां पर बेसिक स्ट्रेंथ लगातार क्या होगी, इंक्रीज ही होगी। ओके। तो ये हमारे पास एक कंडीशन है। एक और हम एग्जांपल देखते हैं, हालांकि मैंने ये ऐसा कुछ एसिडिक स्ट्रेंथ में भी आपको बताया होगा। एक कंडीशन ऐसी है कि जैसे यहां है NH2, ठीक है, और यहां पर लगा है NO2 और यहां पर लगा दिया CH3 और ये लगा दिया CH3। एक तो ये वाला कोई एग्जाम्पल है अपने पास, ठीक है। और दूसरा एग्जाम्पल जो है वो हमारे पास ऐसा है कि ये है जी अपने पास NH2 और यहां पर है, मान लो आपने कोई और ग्रुप लगा रखा है, NO2 लगा रखा है, ठीक है। अब देखो कि यहां पर अगर बेसिक स्ट्रेंथ आपसे पूछ ले कि यार बेसिक स्ट्रेंथ कहां ज्यादा होगी, ठीक है, तो ये वाला जो है वो ज्यादा बेसिक होगा। क्यों? क्योंकि यहां पर इस पर SIR इफेक्ट लगेगा, SIR इफेक्ट,
और SIR इफेक्ट की वजह से ये वाला जो है वो घूम जाएगा, घूमकर आउट ऑफ प्लेन चला जाएगा, तो इसका जो -m इफेक्ट है ना वो क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। और -m खत्म हो गया, जबकि यहां पर तो -m इफेक्ट है, और -m इफेक्ट जब होता है तो हम बोलते हैं कि वहां पर जो है वो जितना ज्यादा -m होगा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उतनी कम कर देगा, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगी तो वहां पर हम बोलेंगे कि बेसिक स्ट्रेंथ भी डिक्रीज हो जाएगी। तो सबसे ज्यादा बेसिक इन दोनों में से ये वाला होगा, यही SIR इफेक्ट है। पहले एसिडिक स्ट्रेंथ में भी हमने इसकी बात कर ली है। चलो ठीक है, ये हो गया स्टेरिक इनहिबिशन इन रेजोनेंस। ठीक है, अब देखो कि इसमें जो वो एक ही पॉइंट बाकी है, और वो है कि जो अपने पास एल्काइल एमाइन होते हैं ना उनकी बेसिक स्ट्रेंथ बाकी है, एल्काइल एमाइन की। ठीक है, देखो जी, बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ एल्काइल एमाइन, और ये टॉपिक जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी का टॉपिक है, क्वेश्चन यहां से पूछा भी जाता है। ठीक है, नीट में भी क्वेश्चन आया हुआ है, जेईई मेंस में भी क्वेश्चन यहां से आया हुआ है। तो आप समझना जरा कि बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ एल्काइल एमीन्स, बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ एल्काइल एमाइंस। ठीक है भैया जी, देखो पहली बात तो यह है कि एल्काइल एमाइंस की बेसिक स्ट्रेंथ जो है ना वो हमेशा एरोमेटिक एमाइन या एनिलीन से ज्यादा होगी। कि एक तो हमारे पास जो है वो एनिलीन है, जैसे ये एनिलीन है, ठीक है, और एनिलीन का लोन पेयर जो कहा जाएगा रेजोनेंस पे जाएगा। एक हमारे पास है RnH2, है ना, ये तो है अपने पास एरिल एमीन, एरिल एमीन, ठीक है, और ये है हमारे पास एल्किल एमीन, एल्किल एमीन। ठीक है, तो ये भी स्टेटमेंट आया हुआ है नीट में, जो वो एक बार पूछा कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, है ना, तो उनमें से ही एक बार ये स्टेटमेंट आया हुआ है कि भैया जो एल्काइल एमीन होते हैं वो क्या होते हैं, वो एरिल एमीन से ज्यादा बेसिक होते हैं। रीजन क्या है, तो रीजन आपके सामने है कि भैया इसका लोन पेयर जो क्या है, लोन पेयर इज डीलोकेलाइज्ड, डीलोकेलाइज्ड। ठीक है, लोन पेयर तो चला गया कहां, रेजोनेंस में, जबकि इसका लोन पेयर जो क्या है, लोकेलाइज्ड है, तो लोन पेयर इज लोकेलाइज्ड। ठीक है, तो इसका लोन पेयर जो वो रेजोनेंस में जा नहीं रहा है, तो रेजोनेंस की वजह से जो है वो एरिल एमीन की बेसिक स्ट्रेंथ जो है वो हमेशा क्या होती है, कम होती है। तो मैं लिख देता हूं कि भैया एरिल एमीन आर लेस बेसिक, हाँ, तो एरिल एमीन्स आर लेस बेसिक देन एल्किल एमीन्स। ठीक है, बिकॉज in aryl amines lone pair will participate in resonance। ठीक है, तो एक तो ये बात हुई। अब देखना कि हमें तो क्या करना है कि जैसे एमाइन को आपने अभी जो है वो एनिलीन को आपने कंपेयर किया था, ठीक है, कि सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन, कि भाई ऑर्थो पर लगा दिया, कभी मेटा पर, कभी पैरा पर कोई ग्रुप जोड़ दिया, तो वो सारे के सारे थे तो क्या एनिलीन ही थे। अब ऐसे ही अब हमें एरिल एमीन को जो है ना एल्किल एमीन को आपस में कंपेयर करना है कि कौन सा वाला एल्किल एमीन जो कम बेसिक होगा, कौन सा ज्यादा बेसिक होगा। तो इसके लिए आप यूं समझो कि भाई जो अपने पास एल्किल एमीन होते हैं उनकी बेसिक स्ट्रेंथ डिपेंड करती है मीडियम पर। ठीक है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम यहां पर बात करेंगे इन गैसियस फेज या इन एप्रोटिक मीडियम। ठीक है, या एप्रोटिक सॉल्वेंट बोल दो या नॉन पोलर सॉल्वेंट बोल दो। तो मैं यहां पर लिखूंगा कि भैया बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ एल्किल एमीन इन गैसियस फेज या नॉन पोलर मीडियम। ठीक है, देखो जी कि भैया गैसियस फेज में हमारे पास अगर एल्किल एमीन है तो उसकी बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या रहेगा। ध्यान रखना ये एनसीईआरटी का टॉपिक है, तो एनसीईआरटी में जो एज इट इज आपको दिया हुआ है, आपको ये टॉपिक मिल भी जाएगा। कहां मिलेगा, तो आपके 12th क्लास की जो एनसीईआरटी है उसमें नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड वाले चैप्टर में आपको ये चीज मिलेगी। ठीक है, तो आप समझो जरा कि हमारे पास जो है ना, पहले तो ये ध्यान में रखना है कि भैया इन गैसियस फेज, ठीक है, या गैसियस मीडियम भी हो सकता है, इन गैसियस फेज बेसिक स्ट्रेंथ
डिपेंड्स ऑन प्लस आई इफेक्ट। ठीक है, कि भैया बेसिक स्ट्रेंथ जो है वो किस पर डिपेंड करती है, प्लस आई इफेक्ट पर डिपेंड करती है। तो आप समझता कि हमारे पास जैसे एक तो है अमोनिया, एक है हमारे पास RNH2 बोले तो 1 डिग्री एमाइन, एक है हमारे पास RNHR बोले तो 2 डिग्री एमाइन, एक है हमारे पास RNR और ये R बोले तो 3 डिग्री एमाइन। ठीक है, तो ये हमारे पास 3-4 कंडीशन है। अब यहां पर हमें क्या करना है, बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर चेक करना है। तो आप देखो मैंने कहा ना कि केवल और केवल किस पर डिपेंड करेगा, प्लस आई पर डिपेंड करेगा। तो प्लस आई यहां पर तो क्या है, एक ही एल्काइल ग्रुप है, यहां पर दो एल्काइल ग्रुप है प्लस आई और ये प्लस आई, यहां पर 3 एल्काइल ग्रुप है प्लस आई और ये प्लस आई और ये भी प्लस आई, 3 एल्काइल ग्रुप। मुझे बताओ सबसे ज्यादा प्लस आई ज्यादा होगा तो नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी, ज्यादा होगी, और नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी तो इसकी डोनर टेंडेंसी भी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। तो यहां पर हम बोलेंगे कि यार बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या रहेगा, बेसिक स्ट्रेंथ। तो बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर ये रहेगा कि सबसे ज्यादा होगा कौन सा, 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री और सबसे लास्ट में जो है बेसिक कौन सा रहेगा, अमोनिया। अमोनिया इनमें से सबसे कम बेसिक रहेगा। तो ये तो है गैसियस फेज में। अब बात करते हैं हम एक्वस मीडियम में या एक्वस फेज या फिर ये कहो कि प्रोटिक मीडियम में, पोलर मीडियम में। ठीक है, तो बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ एल्काइल एमाइन इन पोलर मीडियम देखो, तो नेक्स्ट है अपने पास बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ एल्काइल एमाइन इन पोलर मीडियम। ठीक है, या फिर यू कहो प्रोटिक भी आ सकता है इसकी जगह कि प्रोटिक मीडियम में क्या होगा, या फिर जो वो एक्वस मीडियम, एक्वस मीडियम है ना, जैसे जो है वो नीट में जो पूछा गया था वो एक्वस मीडियम पर ही पूछा गया था। ठीक है, तो जैसे अभी मैंने कहा कि गैसियस फेज में या गैसियस मीडियम में या नॉन पोलर मीडियम में तो जो बेसिक स्ट्रेंथ होती है वो केवल इंडक्टिव इफेक्ट पर डिपेंड करती है, लेकिन यहां पर 2 फैक्टर है जिन पर बेसिक स्ट्रेंथ डिपेंड करती है। तो मैं ये लिखूंगा कि भैया इन एक्वस मीडियम बेसिक स्ट्रेंथ डिपेंड्स ऑन एक तो स्टेरिक हिंड्रेंस एंड प्लस आई इफेक्ट। ठीक है, इन दोनों पर डिपेंड करेगी कि यार जो है वो अगर मीडियम कैसा है, एक्वस है, तो बेसिक स्ट्रेंथ जो है वो प्लस आई पर तो डिपेंड करती है, इसके साथ स्टेरिक हिंड्रेंस पर भी डिपेंड करती है। अब देखना कैसे, कि इफ वी कंसिडर ओनली प्लस आई इफेक्ट, अगर हम केवल प्लस आई इफेक्ट को कंसिडर करेंगे तो ध्यान से देखो कि बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या होना चाहिए, है ना, कि इफ ओनली प्लस आई इफेक्ट इज कंसिडर्ड। ठीक है, कि यार केवल प्लस आई इफेक्ट को ध्यान में रखा जाए, केवल प्लस आई इफेक्ट को कंसिडर किया जाए, तब तो अभी हमने देखा ही था अमोनिया है, यह है RNH2, यह है RNHR और यह है RNR और ये R, है ना, ये 3 डिग्री हो गया, ये 2 डिग्री हो गया, ये 1 डिग्री हो गया और ये अमोनिया हो गया। तो यहां पर जो यहां प्लस आई क्या है, थोड़ा कम है, यहां पर प्लस आई थोड़ा बढ़ गया और यहां पर प्लस आई और ज्यादा हो गया, प्लस आई, ये प्लस आई और ये भी क्या है, प्लस आई और ज्यादा हो गया। तो प्लस आई जितना ज्यादा होगा हम बोलेंगे बेसिक स्ट्रेंथ उतनी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। तो यहां मैं ये बोलूंगा कि भैया बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या रहेगा, बेसिक स्ट्रेंथ, है ना, तो ये ऑर्डर रहेगा 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री और सबसे कम बेसिक कौन सा, अमोनिया। सेम टू सेम गैसियस फेज के जैसा, क्योंकि गैसियस फेज में हम केवल प्लस आई को ही कंसीडर करते हैं, स्टेरिक हिंड्रेंस को कंसीडर नहीं करते। मॉलिक्यूल्स गैसियस फेज में क्या होते हैं, दूर दूर होते हैं ना। फिर देखो कि अगर आप केवल इफ ओनली स्टेरिक हिंड्रेंस इज कंसिडर्ड, ठीक है, केवल और केवल स्टेरिक हिंड्रेंस को आप क्या करो, कंसिडर करते हो कि यार केवल स्टेरिक हिंड्रेंस चेक करते हैं, तब देखना क्या होगा कि हमारे पास है NH3, एक है जी RNH2, ठीक है, एक हमारे पास है RNH और ये R और ये RN और ये R और ये
आर, है ना। तो अब देखो कि लोन पेयर देना ही क्या होता है, बेसिक स्ट्रेंथ होती है। तो यहां पर देखो अमोनिया लोन पेयर देगा, नाइट्रोजन कोई दिक्कत नहीं है, H+ आया, इसने तुरंत लोन पेयर दे दिया। अब अगर स्टेरिक इंड्रेस को कंसिडर करो तो H+ आया, ये नाइट्रोजन की इच्छा है लोन पेयर दे दूं, लेकिन यहां पर एक पहलवान बैठा है R, जो कि क्या करेगा, लोन पेयर को उधर जाने से रोकेगा, चारों तरफ से इसको क्या कर लिया, घेर लिया है। अब यहां पर जो है 2 पहलवान बैठ गए और यहां 3-3 पहलवान बैठ गए, और ये तीनों मिलकर क्या करेंगे, लोन पेयर को जाने से, लोन पेयर का रास्ता क्या कर दिया, यूं मान लो ब्लॉक कर दिया। तो H+ आया, नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, लेकिन स्टेरिक इंड्रेस की वजह से ये लोन पेयर जो है वो रेजोनेंस पार्टिसिपेट यहां पर नहीं कर पाएगा, ठीक है। और यहां लोन पेयर रेजोनेंस में, सॉरी मैं क्या बोल रहा हूं, स्टेरिक इंड्रेस की वजह से ये नाइट्रोजन जो है वो अपना लोन पेयर H+ को नहीं दे पाएगा। और अगर ऐसा होता है कि यार स्टेरिक इंड्रेस की वजह से ये लोन पेयर H+ को नहीं दे पा रहा है, तो बेसिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो इस केस में सबसे ज्यादा बेसिक कौन सा होगा, अमोनिया। तो यहां अगर केवल इसको कंसिडर करोगे तो बेसिक स्ट्रेंथ में सबसे ज्यादा रहेगा NH3, फिर रहेगा 1 डिग्री, फिर रहेगा 2 डिग्री, फिर रहेगा कौन सा, 3 डिग्री, ठीक है। ये हमारे पास ऐसी कंडीशन आएगी। अब एक चीज और कि भाई यहां पर तो जो है ना स्टेरिक इंड्रेस बढ़ा तो बेसिक स्ट्रेंथ क्या हो गई, कम हो गई। और अभी जो है वो हमने ये वाला एक एग्जांपल लिया था। आप सोचो कि सर अभी तो आपने कहा था कि स्टेरिक इंड्रेस बढ़ेगा तो बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ेगी, जैसे ये वाला एग्जांपल था, यहां पर स्टेरिक इंड्रेस बढ़ रहा था तो उसकी वजह से बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ रही थी। अरे भाई बिल्कुल, यहां पर स्टेरिक इंड्रेस की वजह से बेसिक स्ट्रेंथ कम हो गई है और वहां स्टेरिक इंड्रेस की वजह से बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ेगी। अब कैसे होगा ये, तो समझना जरा कि जैसे ये वाला और ये वाला जो कंपाउंड था ना, इनमें दिक्कत यह है कि यहां लोन पे रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है, यहां पर भी लोन पे रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर सकता था, लेकिन स्टेरिक इंड्रेस की वजह से इसका रेजोनेंस में जाना बंद हो गया। तो यहां पर फैक्टर यह है कि स्टेरिक इंड्रेस की वजह से लोन पेयर का रेजोनेंस में जाना बंद हो गया, इसलिए बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ गई, लोन पेयर की लोकेलिटी बढ़ गई, इसलिए बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ गई। और यहां स्टेरिक इंड्रेस की वजह से लोन पेयर का रास्ता ब्लॉक हो गया, अब H+ को चाहकर भी मतलब लोन पेयर नहीं दे पाएगा, तो इसलिए यहां पर बेसिक स्ट्रेंथ क्या हो रही है, कम हो रही है। रेजोनेंस इनमें से किसी में भी नहीं है। तो यह कारण है कि यहां तो स्टेरिक इंड्रेस की वजह से लोन पेयर का रेजोनेंस में जाना क्या हुआ, कम हुआ, जिसकी वजह से बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ गई। यहां स्टेरिक इंड्रेस की वजह से लोन पेयर का रास्ता ब्लॉक, रास्ता तो ब्लॉक यहां पर भी हो रहा है, रास्ता ब्लॉक यहां पर भी हो रहा है, इसलिए तो रेजोनेंस में नहीं गया ना, लोकेलिटी बढ़ गई तो बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ गई। यहां पर जो है वो हम बोलेंगे कि यार चारों तरफ से इसको घेर दिया, H+ को लोन पेयर देने में दिक्कत आएगी, इसलिए जो है बेसिक स्ट्रेंथ कम हो गई। अब यार समस्या यह है कि अगर हमें ऑर्डर पूछ ले बेसिक स्ट्रेंथ का कि बताओ यार एक्वस मीडियम में बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या होगा, तो हमें तो क्या करना है, इन दोनों इफेक्ट का मिला जुला इफेक्ट बताना पड़ेगा ना, कि यार इन दोनों को मिला के जो ऑर्डर बनेगा कि हम ना तो केवल +I को कंसिडर कर सकते हैं, ना केवल हम जो है वो इसको स्टेरिक फैक्टर को, स्टेरिक इंड्रेस को कंसिडर कर सकते हैं। हमें तो क्या करना है, दोनों को मिला के, दोनों के मिले जुले इफेक्ट की वजह से जो ऑर्डर आएगा वो बताना है, कि दोनों को कंसिडर करना पड़ेगा, कि आपको जो है +I को भी कंसिडर करना पड़ेगा और आपको जो है वो इसको भी कंसिडर करना पड़ेगा, स्टेरिक इंड्रेस को भी कंसिडर करना पड़ेगा। तो व्हेन वी कंसिडर बोथ, ठीक है, तो जो नेट ऑर्डर रहेगा ना वो रहेगा भैया जी एक्सपेरिमेंटल। जब आप इन दोनों को कंसिडर करोगे तो जो नेट ऑर्डर रहेगा वो कैसा रहेगा, एक्सपेरिमेंटल रहेगा। और ये ऑर्डर जो है वो क्या होता है, तो ध्यान दो जरा, ठीक है, जब हम इन दोनों को कंसिडर करेंगे तो नेट ऑर्डर विल बी एक्सपेरिमेंटल। देखो क्या होगा, ऐसा है कि भैया व्हेन वी कंसिडर बोथ फैक्टर्स देन नेट ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ विल बी एक्सपेरिमेंटल, ठीक है। तो भैया नेट ऑर्डर जो है वो एक्सपेरिमेंटल रहेगा। अब ये क्या है, डेटाबेस है, डायरेक्टली ध्यान रखना पड़ेगा। ये ऐसा है कि अगर आप R की जगह, इफ R इज इक्वल टू CH3, अगर आपने R की जगह मिथाइल ग्रुप ले रखा है ना, तो बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर ये रहेगा, बेसिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा बेसिक रहेगा भैया 2 डिग्री, है ना, फिर रहेगा 1 डिग्री, फिर 3 डिग्री, और फिर रहेगा लास्ट में क्या, NH3, ठीक है। R अगर CH3 है तब बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर ये रहेगा। कहने का मतलब जैसे हमारे पास ये दे दिया कि भाई एक तो है अपने पास अमोनिया NH3,
एक है CH3NH2, ठीक है, एक है हमारे पास CH3NH और ये CH3, और एक है हमारे पास CH3NCH3 और ये CH3, ठीक है। ध्यान दो जरा, 1 डिग्री है, ये 2 डिग्री है, ये 3 डिग्री है। तो अब अगर इन तीनों में, ये 4 अपने पास जो कंपाउंड है, इन चारों में आपको बेसिक स्ट्रेंथ कंपेयर करनी है, तो यहां बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर सबसे ज्यादा 2 डिग्री, 2 डिग्री का मतलब थर्ड, फिर आएगा 1 डिग्री यानी कि कौन सा सेकंड, फिर आएगा 3 डिग्री यानी कि कौन सा फोर्थ, और सबसे लास्ट में हो जाएगा कौन सा फर्स्ट। ये ऑर्डर रहेगा किसका, बेसिक स्ट्रेंथ का। और ये क्वेश्चन जो नीट में आया हुआ है, कौन से ईयर में है ये तो मुझे एग्जैक्टली पता नहीं है, लेकिन ये नीट में पूछा गया है, ठीक है। और अगर आर मान लो, इफ R इज इक्वल टू C2H5, मान लो ऐसे ही R जो है वो C2H5 है, इथाइल अगर आपने यहां पर ले लिया, तब जो है वो बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर ये रहेगा। बेसिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा बेसिक होगा वही 2 डिग्री, फिर आएगा 3 डिग्री, फिर आएगा 1 डिग्री, और सबसे लास्ट में रहेगा कौन, NH3। ये बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर रहेगा, ठीक है। और इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। अब इसके अलावा अगर R कोई और हो गया, मान लो C3H7, तो ये सारा सब कुछ एक्सपेरिमेंटल हो जाएगा, डेटाबेस हो जाएगा, हम कंपैरिजन नहीं कर पाएंगे। या यूं समझो, क्या एक तो मान लो ये दे दिया, एक ये दे दिया, अब कंपेयर करके बताओ, मिक्स दे दिया, तो भी जो है वो हम यहां पर नहीं बता पाएंगे, एक्सपेरिमेंटल होगी चीजें। आई होप मेरी बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ एल्किल एमीन। इवन हमने सारा बेसिक स्ट्रेंथ में सब कुछ कवर कर लिया है। एक और होता है जिसको एमाइन फ्लिपिंग बोलते हैं, चलो मैं वो भी टॉपिक बता देता हूं, हालांकि नॉट सो इंपॉर्टेंट फॉर नीट एंड ऑल्सो जेईई मेंस, ठीक है। तो देखो जरा कि यहीं पर कर लेते हैं एमाइन फ्लिपिंग। ठीक है भैया, ध्यान ये रखना है कि 3 डिग्री एमाइन जो होते हैं, 3 डिग्री एमाइन है ना, 3 डिग्री नॉन साइक्लिक एमाइन, मैं लिख देता हूं, 3 डिग्री नॉन साइक्लिक एमाइंस विल बी लेस बेसिक देन 3 डिग्री साइक्लिक एमाइंस ड्यू टू फ्लिपिंग, ठीक है। फ्लिपिंग की वजह से ऐसा होता है। देखो जरा क्या होता है कि कंडीशन ऐसी है, फ्लिपिंग होती है, फ्लिप करने का मतलब है घूम जाना, बदल जाना, पलट जाना, ठीक है। तो हमारे पास एक तो है 3 डिग्री एमाइन, जैसे कंडीशन ऐसी है कि ये नाइट्रोजन है, यहां कोई R1 है, यहां कोई R2 है, और यहां कोई R3 है, ठीक है। और इस पर है एक लोन पेयर, ठीक है। और ये तो है 3 डिग्री है, नॉन साइक्लिक है, ठीक है। और दूसरा जो है वो कंपाउंड ऐसा है, वो 3 डिग्री है और मान लो साइक्लिक है, ये कंडीशन है, ठीक है। या इसको हम ऐसा ले लेते हैं, ठीक है, ये मिथाइल यहां पर लगा है CH3, ठीक है। अब इन दोनों में अगर आप बेसिक स्ट्रेंथ देखोगे ना कि यार ये भी 3 डिग्री, ये भी 3 डिग्री है ना, तो बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी सेकंड की, बेसिक स्ट्रेंथ सेकंड ज्यादा बेसिक होगा किससे, फर्स्ट से। अब इसका रीजन देखो कि इसमें होती है फ्लिपिंग। अब फ्लिपिंग क्या होती है कि ये मॉलिक्यूल लगातार जो है ना पलटता रहता है, ऐसे 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 ऐसे, कि अभी ये इस फॉर्म में है, थोड़ी देर में ये जो है वो अपने मिरर इमेज के फॉर्म में बदल जाएगा, इस तरीके से। ये R1 हो गया, ये R2 हो गया, ये R3 हो गया, इसको हम बोलते हैं फ्लिपिंग। फ्लिप होना, लगातार जो है वो पलटता रहता है, कभी ऐसे हुआ, कभी ऐसे होगा। आप इसको यूं मान लो कि H+ आया, H+ ने सोचा लोन पेयर इधर है, तो भैया आया इधर, तो इतने में ये लोन पेयर इधर चला गया पलट के, फिर इधर आया तो इतने में इधर आ गया। तो इसको लगातार जो, क्योंकि कन्वर्ट होता रहता है, इसको बोलते हैं फ्लिपिंग, है ना। कि ये मजाक मजाक में जो पलटी खाता रहता है, कि इधर आया कि भाई ये मार्कर है, मेरे को पकड़ाना है, मैंने इधर इधर जैसे ही हाथ बढ़ाया तो दूसरी तरफ चला गया, इधर हाथ बढ़ाया तो दूसरी तरफ चला गया, तो लगातार जो है ये ऐसे फ्लिप होता रहता है। तो इसकी वजह से जो है, फ्लिपिंग की वजह से जो 3 डिग्री जो अपने पास नॉन साइक्लिक एमाइन है ना, वो कम बेसिक होते हैं किससे, 3 डिग्री साइक्लिक से। साइक्लिक कंपाउंड में इसमें फ्लिपिंग नहीं हो पाती है ना, इसमें जो दोनों तरफ जो एल्काइल ग्रुप है वो बंधे हुए हैं, तो इसमें फ्लिपिंग, साइक्लिक में फ्लिपिंग नहीं होती है। ये छोटा सा पॉइंट था, कोई दिक्कत नहीं है, स्किप करते हो तो भी चल जाएगा, कोई समस्या नहीं। तो ये अपने पास बेसिक स्ट्रेंथ है, बेसिक स्ट्रेंथ में सब कुछ कंप्लीट है, सब हमने देख लिया, सारी चीजें देख ली। अब नेक्स्ट जो पॉइंट है ना, बेसिक स्ट्रेंथ तो कंप्लीट है, अपने पास है जी लास्ट पॉइंट अपने पास जीओसी में बचा, वो है स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट, है ना। तो स्टार्ट करते हैं, देखना स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट क्या होता है पहले तो ये बताओ,
इंटरमीडिएट क्या होता है? जो रिएक्शन के बीच में बनता है उसको हम क्या बोलते हैं? इंटरमीडिएट बोलते हैं। तो कितने तरीके के होते हैं इंटरमीडिएट? तो भैया बहुत सारे अलग अलग तरीके के इंटरमीडिएट हो सकते हैं, है ना। हमें 2-3 इंटरमीडिएट है, केवल उन पर ही डिस्कशन करना है। 2-3 मान लो या 1-2 अलग तरीके के इंटरमीडिएट और है, वो भी हम क्या करेंगे, उनकी भी चर्चा करेंगे, उनकी भी बात करेंगे। तो आप देखो जरा क्या स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट। तो इंटरमीडिएट होता क्या है? जो रिएक्शन के बीच में बनेगा। और रिएक्शन के बीच में कौन कौन सी स्पीसीज बन सकती है? तो भैया जनरली 3 तरीके की स्पीसीज बन सकती है। तो 3 तरीके का इंटरमीडिएट होता है। और भी होते हैं, वो साइड में मैं अभी लिखवा दूंगा आपको। एक तो इंटरमीडिएट होता है जिसको हम बोलते हैं जी कार्ब एनाइन, ठीक है। और कार्बेनाइन क्या होता है? तो कार्बन पर अगर नेगेटिव चार्ज आए, ऐसी कंडीशन, तो दिस स्पीसीज इज नोन एज कार्बेनाइन। तो इसको क्या बोलेंगे? कार्बेनाइन। दूसरा इंटरमीडिएट है अपने पास कार्बोकेटाइन। तो कार्बन पर अगर पॉजिटिव चार्ज आए तो इसको हम क्या बोलेंगे? कार्बोकेटाइन बोलेंगे। और तीसरा केस यहां पर हमारे पास है जिसको हम बोलते हैं फ्री रेडिकल। ठीक है। तो कार्बन है और कार्बन पर अगर एक और इलेक्ट्रॉन आ जाए तो इसको हम क्या बोलेंगे? फ्री रेडिकल बोलेंगे। ये 3 हमारे पास कंडीशन है, कार्बेनाइन हो गया, कार्बोकेटाइन हो गया और फ्री रेडिकल हो गया। चलो ठीक है। अब देखना कि भैया इन तीनों में ही आप देखोगे, अगर मैं यहां हाइब्रिडाइजेशन की बात करूं ना, हाइब्रिडाइजेशन कई बार यहां से डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लेता है। तो यहां पर हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होगा जी? sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा। कार्बोकेटाइन में हाइब्रिडाइजेशन होगा कौन सा? sp2। और फ्री रेडिकल में भी हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होगा? sp2। और फिर आप देखोगे भैया इनकी शेप की बात करते हैं। तो शेप में sp3 में जो है वो वैसे ज्योमेट्री कैसी होती है? टेट्राहेड्रल होती है। और अगर एक लोन पेयर या नेगेटिव चार्ज है तो यहां पर इसकी शेप होगी भैया ऐसी। इसको हम क्या बोलेंगे? पिरामिडल, है ना। तो ये इसकी शेप है, पिरामिडल, ठीक है। फिर इसके बाद में sp2। तो sp2 में ज्योमेट्री कैसी होती है? तो ट्राइगोनल प्लेनर। तो यहां पर बिल्कुल ऐसी ही ज्योमेट्री होगी, अपने पास शेप भी ऐसी होगी। तो ये 3 है, ये h है और ये जो है वो इसकी प्लेनर ज्योमेट्री। और ये एक इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल रहेगा, p ऑर्बिटल, और इसके पास पॉजिटिव चार्ज भी है। फिर फ्री रेडिकल है, तो फ्री रेडिकल में भी सेम टू सेम ऐसी ही कंडीशन आएगी भैया। ये भी जो कैसा रहेगा? ट्राइगोनल प्लेनर रहेगा। तो ये भी प्लेनर है ना। और एक इसके पास यहाँ पर क्या है? ओड इलेक्ट्रॉन है। तो ये वाला अपने पास है प्लेनर और ये भी कैसा है? अपने पास प्लेनर। ये दोनों के दोनों क्या है? प्लेनर है। क्लियर है? फिर इसके बाद देखो जरा, ये हो गई शेप, है ना। आपको ये ध्यान में रखना है कि भैया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन आउटरमोस्ट शेल के यार, जो आउटरमोस्ट सेल है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? तो यहां पर देखो इसके आउटरमोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। ये तो चलो ठीक है, चल गया काम। यहां पर जो कितने इलेक्ट्रॉन है? 6 इलेक्ट्रॉन है। और यहां पर कितने हैं? 7 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो 8 इलेक्ट्रॉन है तो भैया ये तो ठीक ठाक ऑक्टेट कंप्लीट है इसका। बाकी ये दोनों जो है वो इनका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। तो ये दोनों के दोनों जो है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल है, कार्बोकेटाइन और फिर फ्री रेडिकल, दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। ये भी इलेक्ट्रॉनों की कमी है, यहां पर भी इलेक्ट्रॉनों की कमी है। तो आप ये बोल सकते हो कि ये वाला जो होगा ना कार्बेनाइन, ये तो न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा, ये इलेक्ट्रोफाइल होगा और ये भी इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव कर सकता है। क्लियर है बात? फिर देखो कि ये नेगेटिव चार्ज है, ऑक्टेट भी कंप्लीट है ना, कार्बन के पास कोई वैकेंट ऑर्बिटल है। तो ये जो होगा ना, ये लोन पेयर दे सकता है, कि लोन पेयर देने की टेंडेंसी बेसिक स्ट्रेंथ होती है ना। लोन पेयर दे सकता है तो लोन पेयर देने वाले जो है वो सारे के सारे क्या होते हैं? लुईस बेस होते हैं। तो ये वाला लुईस बेस की तरह बिहेव करेगा, लुईस बेस, ठीक है। फिर इसको देखो जरा कि ये तो भिखारी है, इलेक्ट्रॉनों की कमी है, ये हमेशा लोन पेयर लेना चाहता है, कोई ना कोई इलेक्ट्रॉन दे दे कहीं से, मेरे को जो मिल जाए इलेक्ट्रॉन। तो ये वाला जो क्या होगा? लुईस एसिड होगा, लुईस एसिड। और ध्यान रखना कि लुईस एसिड या लुईस बेस अगर कोई होता है तो वहां पर हम बोलते हैं कि केवल और केवल लोन पेयर का ही एक्सचेंज होता है। या तो लोन पेयर दिया जाएगा या फिर लोन पेयर लिया जाएगा, सिंगल इलेक्ट्रॉन की बात हम नहीं करते हैं। अब यार इसके पास तो समस्या है,
ये ना तो लोन पेयर ले सकता है, क्योंकि अगर लोन पेयर लेना चाहा तो इसके पास 9 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, कार्बन की औकात नहीं है 9 इलेक्ट्रॉन रखने की, वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है। लोन पेयर दे भी नहीं सकता है ना, कि भाई एक ही इलेक्ट्रॉन है इसके पास तो ओड इलेक्ट्रॉन, तो लोन पेयर दे भी नहीं सकता है। तो ये वाला जो है वो कुछ भी नहीं होता है, ये ना तो लुईस एसिड बोल सकते हैं इसको, ना लुईस बेस बोल सकते हैं। तो ये हमारे पास इंटरमीडिएट। इनके अलावा देखो अदर इंटरमीडिएट कौन से हैं, तो मैं यहां लिख रहा हूं अदर इंटरमीडिएट। 3 ही नहीं होते हैं, और भी होते हैं, जिनमें एक होता है जिसको हम बोलते हैं कार्बीन। अब कार्बीन क्या होता है, तो भैया ये भी एक इंटरमीडिएट है। रिएक्शन में आप कहीं पर ऐसी कंडीशन देख लो कि यार कार्बन पर अगर लोन पेयर आ जाए ना, ऐसी कंडीशन कार्बन पर एक लोन पेयर, तो ये स्पेसिफिक कार्बीन होती है ना। या कार्बन पर जो है वो इस तरह की भी, जैसे ये डाइक्लोरोकार्बीन है ना, तो ये कार्बीन इंटरमीडिएट है। फिर एक होता है जिसको हम बोलते हैं नाइट्रीन। तो यार नाइट्रीन जो है वो इस स्पीसीज को हम नाइट्रीन बोलते हैं, है ना। ये जो कंडीशन है नाइट्रोजन पर लोन पेयर टाइप, इसको हम क्या बोलेंगे, नाइट्रीन बोलेंगे। फिर एक इसी में जो है वो हमारे पास एक और इंटरमीडिएट होता है जिसको हम बोलते हैं बेंजाइन। बेंजाइन, तो ये भी एक रिएक्शन का इंटरमीडिएट होता है, एरोमेटिक होता है ये बेंजाइन। जब ये हम रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ेंगे, अलग अलग रिएक्शन में इनका फॉर्मेशन होता है, रिएक्शन के बीच में बनते हैं, तो वहीं पर बात करेंगे कि भैया ये कैसे बनते हैं, क्या होते हैं, इनकी स्टेबिलिटी कैसे चेक करते हैं, ये सारी चीजें जो है हम बाद में बात करेंगे, है ना। बाकी ध्यान रखना। अच्छा यही नहीं है, इनके अलावा भी और भी बहुत सारे इंटरमीडिएट है, लेकिन अपने सिलेबस में जनरली ये सारे इंटरमीडिएट ही आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं आगे। सबसे पहले क्योंकि हम स्टेबिलिटी चेक कर रहे हैं, तो अपनी बात कार्ब एनाइन से ही स्टार्ट करेंगे कि कार्ब एनाइन की स्टेबिलिटी हम सबसे पहले चेक करेंगे। देखो जी, अलग अलग तरीके कार्ब एनाइन दे दिया आपको, और आपको स्टेबिलिटी का कंपैरिजन करवा लिया कि यार बताओ इनको स्टेबिलिटी के ऑर्डर में अरेंज करो, है ना। ऐसा क्वेश्चन आ गया, कैसे करेंगे। हाँ जी, देखो हेडिंग लगाना है स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब एनाइन। देखो कि कार्ब एनाइन की स्टेबिलिटी हम कैसे चेक करते हैं, तो आप समझना कि जो कार्ब एनाइन होता है ना, इस पर चार्ज कैसा होता है, नेगेटिव। अब मैंने आपको बता रखा है कि भैया चार्ज कैसा भी हो, चाहे चार्ज नेगेटिव आए चाहे चार्ज पॉजिटिव आए, चार्ज कैसा भी आए, हमेशा जो है वो जितना ज्यादा चार्ज होता है स्टेबिलिटी उतनी क्या होती है, कम होती है। तो आपको यही चेक करना होता है यार कहां चार्ज ज्यादा है कहां चार्ज कम है। जितना ज्यादा चार्ज होगा स्टेबिलिटी उतनी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। तो कार्ब एनाइन में जो है वो बिल्कुल ऐसा ही होगा हमारे पास, जैसे CH2 है, CH2 माइनस, है ना। और यहां पर मान लो कोई ऐसा ग्रुप जुड़ा है जो कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप, है ना। बोले तो कोई -M वाला हो सकता है, या -H वाला हो सकता है, या फिर -I वाला कोई ग्रुप हो सकता है। ये सारे के सारे मिलकर इससे इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, विड्रॉ करेंगे। एक तो ये कंडीशन है। दूसरी कंडीशन ऐसी है कि यार कार्बेनाइन है, यहां पर कोई भी सिंपल जो है वो CH3 टाइप कार्बेनाइन कोई भी ग्रुप नहीं जुड़ा है, या यूं कहो कि एक ऐसी कंडीशन है जहां कोई इलेक्ट्रॉन डोनर ग्रुप जुड़ा है, ठीक है, कि जो इसको इलेक्ट्रॉन दे रहा है कि इस पर चार्ज नेगेटिव है, और इलेक्ट्रॉन डोनर ग्रुप यहां पर कोई जुड़ा है। अच्छा यहां पर एक चीज मैं बता देता हूं, कार्बेनाइन में H इफेक्ट नहीं होता है, हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं होता है, तो इसलिए मैं यहां से H को हटा देता हूं। तो या समझो, ये समझो, या तो -I वाला होगा या फिर -M वाला कोई ग्रुप होगा, और यहां पर जो है वो हम बोलेंगे या तो +M वाला होगा, ये जो ग्रुप है अपने पास इलेक्ट्रॉन डोनर ग्रुप, या तो +M वाला होगा या फिर कौन सा होगा, +I वाला होगा। ये कंडीशन है, ठीक है। तो ये देखो जरा कि यहां पर तो पहले से नेगेटिव चार्ज है, और ज्यादा नेगेटिव इसको दिया जा रहा है, इलेक्ट्रॉन डोनर ग्रुप है ना, तो यार ये तो पहले से परेशान था, ऑलरेडी परेशान था, नेगेटिव चार्ज था, और ज्यादा इसको इलेक्ट्रॉन दिए जा रहे हैं, इसकी परेशानी और ज्यादा बढ़ाई जा रही है, तो स्टेबिलिटी क्या होगी, कम होगी। तो यहां अगर आप स्टेबिलिटी देखोगे, जबकि यहां दूसरे वाले में क्या हो रहा है कि यार नेगेटिव था, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर लिए, तो यहां नेगेटिव चार्ज में क्या आएगी, कमी आएगी, है ना। तो नेगेटिव चार्ज अगर कम होगा तो हम बोलेंगे स्टेबिलिटी बढ़ेगी। यहां पर नेगेटिव चार्ज क्या होगा,
बढ़ेगा, तो स्टेबिलिटी कम होगी। तो इन दोनों में से ये वाला जो है वो हमेशा क्या होगा, इससे ज्यादा स्टेबल होगा। बाकी आपको ये भी ध्यान में रखना है कि यार नेगेटिव चार्ज अगर रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है, कोई बात, जितना ज्यादा रेजोनेंस होगा, जितना ज्यादा रेजोनेंस पार्टिसिपेट करेगा, वहां पर जो है वो स्टेबिलिटी उतनी ही ज्यादा होगी। जैसे यूं समझो, एग्जाम्पल्स इसको हम समझते हैं। हमारे पास कंडीशन ऐसी है कि एक तो ये कोई कार्बेनाइन है, मान लो CH3 कार्बेनाइन है, एक है CH3 CH2 कार्बेनाइन है, ठीक है। एक हमारे पास है CH3 और ये CH और ये CH3 कार्बेनाइन हो गया, और एक कोई ये वाला कार्बेनाइन है CH3। अब डिग्री बताओ आप, है ना, तो ये वाला है 3 डिग्री, ये वाला है 2 डिग्री, ये वाला है 1 डिग्री, ठीक। अब यहां स्टेबिलिटी ऑर्डर अगर हम कंपेयर करें, चेक करें, तो आप देखना कि CH3 का इफेक्ट कैसा है। CH3 का इफेक्ट है भैया जी +I, +H नहीं होगा। कार्बेनाइन में हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि वैकेंट p ऑर्बिटल नहीं होते। ये मैंने आपको हाइपर कॉन्जुगेशन में समझा दिया था अच्छे से। तो यहां पर देखो जरा, यहां पर कितने +I है, 2 +I, ये +I हो गया और ये भी +I हो गया। यहां पर 3 +I हो गए, ये +I है, ये भी +I है, और ये भी क्या है, +I। जितना ज्यादा +I इफेक्ट होगा, हम बोलेंगे कार्बेनाइन की स्टेबिलिटी उतनी ही क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो अगर इन सब में आप स्टेबिलिटी ऑर्डर देखोगे, बहुत इंपॉर्टेंट है स्टेबिलिटी, सब ज्यादा स्टेबल कौन सा रहेगा, CH3 मिथाइल कार्बेनाइन, फिर रहेगा 1 डिग्री, फिर रहेगा 2 डिग्री और 3 डिग्री। इनमें से सबसे लेस स्टेबल होगा, सबसे कम स्टेबल होगा। और ये चीज जरूरी इसलिए है क्योंकि हम कार्बोकेटाइन भी पढ़ेंगे इसके बाद में। तो कार्बोकेटाइन का स्टेबिलिटी ऑर्डर इससे जस्ट उल्टा होता है। कार्बोकेटाइन में 3 डिग्री सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री, फिर मिथाइल, ठीक है। तो ये तो है अपने पास एक एग्जाम्पल। फिर देखो और भी बहुत सारे एग्जाम्पल जो है वो है। आपको इस तरह के कोई कार्बेनाइन दे दिया, जैसे मान लो ये कंडीशन है ना, यहाँ है NO2, ठीक है, यहाँ है NO2, और एक कंडीशन ये है कि यहाँ है अपने पास NO2। अब इनमें आपको स्टेबिलिटी कंपेयर करना है, तो मुझे बताओ NO2 का इफेक्ट कैसा होता है। NO2 का इफेक्ट यहाँ पर होता है जी -I, ये -I लग रहा है, यहाँ पर भी NO2 का -I लग रहा है, और यहाँ पर भी NO2 का -I लग रहा है। अब हमें पता है कि -I जितना ज्यादा होगा ना, यहाँ ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉवल टेंडेंसी उतनी ही ज्यादा होगी, और यहाँ नेगेटिव चार्ज डेंसिटी जो है डिक्रीज होगी। नेगेटिव चार्ज डेंसिटी जितनी कम होगी, हम बोलेंगे कार्बेनाइन की स्टेबिलिटी उतनी ही बढ़ेगी। यहाँ डिस्टेंस कम है ना, तो -I सबसे ज्यादा है, तो इसलिए यहाँ पर स्टेबिलिटी ये रहेगी, ये ऑर्डर रहेगा। ध्यान रखना, यहाँ NO2 का -M नहीं लगेगा, -I लगेगा, क्योंकि M इफेक्ट तो वही लगता है जहां रेजोनेंस होता है। बिना कॉन्जुगेशन, बिना रेजोनेंस के मेसोमेरिक इफेक्ट नहीं होता है, ठीक है। और देखो कि जैसे आपको ये दे दिया कि एक तो है CH2 CH और ये CH2 नेगेटिव, एक हमारे पास कार्बेनाइन है ये वाला CH3 CH2 और ये CH2 नेगेटिव, और एक कार्बेनाइन ये है CH2 CH और ये CH डबल बॉन्ड CH और ये CH2 नेगेटिव। इन तीनों में आपको स्टेबिलिटी का ऑर्डर पूछ लिया, बहुत ही आसान सा काम है। बताओ क्या स्टेबिलिटी ऑर्डर रहेगा, सबसे ज्यादा स्टेबल 3rd, फिर 2nd, फिर 1st। ये रहेगा स्टेबिलिटी ऑर्डर। क्या कारण है, कॉन्जुगेशन, रेजोनेंस। भैया इसमें लॉन्गर कॉन्जुगेशन है, ज्यादा कॉन्जुगेशन है, जितना ज्यादा कॉन्जुगेशन स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा। इसमें थोड़ा कम हो गया, इसमें बिल्कुल भी कॉन्जुगेशन नहीं है, तो जितना ज्यादा कॉन्जुगेशन होगा स्टेबिलिटी उतनी ही। देखो कि हमारे पास जो है वो एक एग्जांपल है, यहां पर आपको बिल्कुल वैसे ही स्टेबिलिटी चेक करनी है इफेक्ट से, कौन सा इफेक्ट लगेगा कौन सा नहीं लगेगा। थोड़ा सा हो सकता है भैया साउंड में दिक्कत हो, आवाज में थोड़ी दिक्कत हो सकती है, बाहर थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है इसलिए डिस्टरबेंस हो सकता है। तो देखो जरा कि हमारे पास ये कोई कार्बेनाइन है CH2, एक कार्बेनाइन ये है, एक कार्बेनाइन ये हो गया, एक कार्बेनाइन अपने पास ये है CH2 है, और यहां पर है जैसे मान लो CH3, ठीक है। आपको स्टेबिलिटी ऑर्डर चेक करना है, आप पहले चेक करो, फिर जो है मैं इसको एक्सप्लेन करता हूं। एक दो एग्जांपल और लिखता हूं यहां पर, देखना जरा आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं है। दिस इज OCH3, हाँ जी। देखो कि इन सब में अगर हम स्टेबिलिटी को कंपेयर करें, स्टेबिलिटी चेक करें, तो आप समझना यहां तो कोई इफेक्ट लग ही नहीं रहा है।
यहां पर देखना CH3 OCH3 का कैसा इफेक्ट है, प्लस M इफेक्ट है, NO2 का इफेक्ट माइनस M, और CH3 का इफेक्ट जो है यहां पर होगा प्लस I। हम H इफेक्ट की बात नहीं करेंगे, कार्बेनाइन में H इफेक्ट नहीं होगा, ठीक है ना। और यहां पर चेक करते हैं तो इसका इफेक्ट है माइनस I, मेटा पोजीशन है ना, यहां पर इसका इफेक्ट होगा कैसा माइनस I, और इसका इफेक्ट होगा कैसा प्लस I, ठीक है। तो जितना ज्यादा विड्रॉवल इफेक्ट होगा हम बोलेंगे स्टेबिलिटी उतनी ही ज्यादा होगी। तो विड्रॉवल इफेक्ट सब ज्यादा कहां है, यहां पर तो है थर्ड में, तो थर्ड वाला सब ज्यादा स्टेबल होगा। अब इन दोनों में डोनर इफेक्ट है, डोनर इफेक्ट आएगा तो स्टेबिलिटी कम ही होगी, तो इसके बाद में कौन सा आएगा, इसके बाद में आएगा फर्स्ट, है ना, क्योंकि कम से कम वहां पर कोई विड्रॉवल वाला नहीं है तो डोनर भी नहीं है। अब इनमें से ये तो प्लस I से इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ये प्लस M से इलेक्ट्रॉन दे रहा है, हमें पता है प्लस M से ज्यादा इलेक्ट्रॉन दिए जाते हैं, तो प्लस M से क्योंकि ज्यादा इलेक्ट्रॉन दिए जाते हैं तो अब कौन सा आएगा, मतलब फोर्थ हो जाएगा, और सबसे लिस्ट स्टेबल कौन सा हो जाएगा, सेकंड, ये ऑर्डर आएगा, है ना। जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन दिए जाएंगे स्टेबिलिटी कार्बेनाइन की उतनी ही डिक्रीज होगी, कम होगी। यहां चेक करते हैं तो भैया इनमें से सबसे ज्यादा माइनस आई है किसका, NO2 का, तो फर्स्ट, फिर कौन सा आएगा सेकंड OCH3, और फिर सबसे कम हो जाएगा कौन सा, थर्ड वाला। क्लियर है बात। तो ये है, आपको जो है वो इस तरीके का एग्जांपल दे दिया, जैसे मैंने कोई एक तो ये वाला कोई कार्बेनाइन अपने पास, एक ये कार्बेनाइन है, एक ये कार्बेनाइन है, और एक ये कार्बेनाइन है। आपको पूछ लिया कि यार इन सब में आपको स्टेबिलिटी को कंपेयर करना है, बताओ जरा स्टेबिलिटी कैसे कंपेयर करेंगे। तो आप समझो कि यार ये वाला जो है ना रिंग है, डबल सिंगल नेगेटिव सिंगल डबल सिंगल, पूरी रिंग में साइक्लिक कॉन्जुगेशन है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन भी है। यहाँ डबल सिंगल नेगेटिव सिंगल 4 पाई इलेक्ट्रॉन है, पूरी रिंग में कॉन्जुगेशन है। ये वाला हो जाएगा कैसा, एरोमेटिक, ये वाला हो जाएगा कैसा, एंटी एरोमेटिक। फिर बाकी दो में देखो जरा कि यहां पर तो कॉन्जुगेशन है, डबल सिंगल नेगेटिव कॉन्जुगेशन है, इसमें कॉन्जुगेशन नहीं है, ये दोनों के दोनों है नॉन एरोमेटिक, ये दोनों नॉन एरोमेटिक होंगे, ठीक है। तो सबसे ज्यादा स्टेबल तो कौन सा होगा, फर्स्ट। अब एंटी एरोमेटिक तो सबसे कम स्टेबल होते हैं। इन दोनों में से अगर आप स्टेबिलिटी चेक करोगे तो कौन सा ज्यादा स्टेबल होगा भैया, थर्ड वाला, और फिर हो जाएगा कौन सा वाला अपने पास, फोर्थ वाला, और एंटी एरोमेटिक सेकंड वाला सबसे लिस्ट स्टेबल होगा, सबसे कम स्टेबल होगा। क्लियर है बात। फिर देखो जरा कि हमारे पास एक तो ये वाला कार्बेनाइन है, जैसे Cl है, यहाँ Cl है, यहाँ Cl है, एक है फ्लोरीन, यहां पर जो है वो फ्लोरीन, और यहां पर भी क्या है, फ्लोरीन। ये दो कार्बेनाइन है। अब चेक करते हैं कि यार इनमें से किसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। तो यहां स्टेबिलिटी चेक करेंगे, अगर आपने जो वो इंडक्टिव इफेक्ट पहले चेक कर लिया, सबसे पहले आपको रेजोनेंस ही चेक करना है, रेजोनेंस के बाद में H इफेक्ट ही चेक करना है अगर होता है तो, और H इफेक्ट के बाद में आपको क्या चेक करना है, I इफेक्ट चेक करना है। तो यहां पर देखना कि भाई यहां क्लोरीन के पास वैकेंट ऑर्बिटल है, वैकेंट ऑर्बिटल, और वैकेंट ऑर्बिटल होने की वजह से यहां एक तरीके से कॉन्जुगेशन है, जबकि फ्लोरीन के पास कोई वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है, यहां कोई कॉन्जुगेशन की कंडीशन नहीं है। तो स्टेबिलिटी ज्यादा किसकी होगी, इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। और ये चीज मैंने आपको एसिडिक स्ट्रेंथ में भी बता दी थी अच्छे से, समझे बात को। फिर देखना जरा कि एक हमारे पास ये वाला एग्जाम्पल है CH3 CH2 नेगेटिव, एक हमारे पास ये है CH2 CH नेगेटिव, और एक हमारे पास है CH ट्रिपल बॉन्ड C नेगेटिव। अब ये तीनों भी कार्बेनाइन ही है, कार्बन पर नेगेटिव चार्ज होना यही तो क्या होता है, कार्बेनाइन होता है। तो ये तीनों भी कार्बेनाइन है। अगर यहां पर आप स्टेबिलिटी चेक करोगे ना, तो मुझे बताओ सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा रहेगा। यहां स्टेबिलिटी में सबसे ज्यादा स्टेबल फर्स्ट सेकंड थर्ड। रीजन क्या है, ये है sp3, ये है कैसा sp2, और ये है कैसा sp, और sp में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा होती है। ये तो उल्टा कर दिया मैंने, है ना। तो भैया ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव पर नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल होता है, इसलिए ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन पर नेगेटिव चार्ज सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। तो रीजन क्या है कि नेगेटिव चार्ज इज स्टेबल ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, ठीक है, कि ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव पर नेगेटिव चार्ज क्या होता है, ज्यादा स्टेबल होता है। और यही कारण है कि भैया ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन पर नेगेटिव जो है वो ज्यादा स्टेबल है। फिर देखो जरा कि एक दो एग्जांपल और देखते हैं कि एक हमारे पास कंडीशन ऐसी है कि भैया ये एग्जांपल है, हालांकि ये भी मैं एसिडिक स्ट्रेंथ में आपको बता चुका हूं। एक ये वाला है, सल्फर है,
है ना। अब इन दोनों कार्बन आयन में से ज्यादा स्टेबिलिटी किसकी होगी भैया, सेकंड वाला ज्यादा स्टेबल होगा। रीजन क्या है, यहां लोन पेयर कॉन्जुगेशन में चला जाएगा, बैक बॉन्डिंग में चला जाएगा, सल्फर के पास वैकेंट डी ऑर्बिटल है, वैकेंट डी ऑर्बिटल, और वैकेंट डी ऑर्बिटल होने की वजह से ये वाला ज्यादा स्टेबल है ना। और देखो जरा कि एक एग्जांपल है अपने पास है CH3 CO, एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप का एग्जांपल है CO और ये CH3। एक हमारे पास ये आ जाएगा CH3 O CO और ये CH CO और ये CH3 यहाँ नेगेटिव है। और एक एग्जांपल ये है CH3 O CO CH नेगेटिव और ये आया CO और ये CH3, यहाँ पर भी OCH3 है। ठीक है। अब यार इनमें से अगर हम बात करें ना कि ज्यादा स्टेबल कौन सा है, कम स्टेबल कार्बोकेटाइन कौन सा है, तो आप समझो जरा कि इन सब में पहली बात तो डबल, सिंगल और ये नेगेटिव है ना, तो इस पर -m लगेगा, CO का -m, और यहां पर भी CO का -m लगेगा, सब में -m कॉमन है ना। इसमें और इसमें ये वाला ग्रुप सेम है, यहां पर जो थोड़ा सा और चेंज आ गया। अब हमें पता है नेगेटिव चार्ज देखो इधर से भी खींच रहा है, इधर से भी खींच रहा है, -m जितना ज्यादा होगा स्टेबिलिटी उतनी ही ज्यादा होगी। तो अगर इनमें आप चेक करोगे ना तो ये वाला देखो जरा कि इसमें तो CO इलेक्ट्रॉन जो है वो इधर से खींच रहा है, CO इलेक्ट्रॉन इधर से खींच रहा है। अब यहां पर इधर वाले CO ने, क्योंकि ये अलग है, इधर वाले CO ने जैसे ही इधर नेगेटिव से इलेक्ट्रॉन खींचा तो भैया ये वाला ऑक्सीजन का इधर जो है वो +m इफेक्ट लग रहा है कि यार CO इधर से इलेक्ट्रॉन खींचना चाहता है, लेकिन जैसे इलेक्ट्रॉन खींचे इधर से ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन दे दिए, तो इस CO की विड्रॉवल क्षमता क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन खींचने की क्षमता कम हो जाएगी। ये इधर से इलेक्ट्रॉन तो खींचेगा, उतने नहीं खींच पाएगा जितने CO अकेला खींच पाता है ना। कि क्या हुआ, इसने इधर से इलेक्ट्रॉन खींचे, लेकिन भैया इधर ऑक्सीजन है, इसने तुरंत जो है वो इधर से इलेक्ट्रॉन दे दिए, तो इसकी खींचने की क्षमता कम हो गई। और ऐसे ही जो है वो इधर ऑक्सीजन और इधर दो ऑक्सीजन है, तो इधर नेगेटिव वो खींचने की क्षमता दोनों की कम हो जाएगी। तो यहां स्टेबिलिटी का ऑर्डर सबसे ज्यादा स्टेबल फर्स्ट आएगा, फिर सेकंड, फिर कौन सा रहेगा, थर्ड। ये ऑर्डर रहेगा किसका, स्टेबिलिटी का। और भी भैया जी बहुत सारे अलग अलग तरीके के जो है वो एग्जाम्पल यहां पर आ सकते हैं कार्बन आयन की स्टेबिलिटी में। आपको यही चेक करना है कि कहां कार्बन आयन में ज्यादा रेजोनेंस है, कहां कम रेजोनेंस है। जितना ज्यादा रेजोनेंस कार्बन आयन करेगा, नेगेटिव चार्ज में रेजोनेंस जितना ज्यादा होगा, नेगेटिव चार्ज पर विड्रॉवल इफेक्ट जितना ज्यादा होगा, नेगेटिव की स्टेबिलिटी उतनी ही ज्यादा होगी, कार्बन आयन उतना ही ज्यादा स्टेबल होगा, है ना। तो ये था। नेक्स्ट क्लास में जो है वो हम जीओसी खत्म कर लेंगे, कार्बोकेटाइन हमें पढ़ना है और फ्री रेडिकल हमें नेक्स्ट क्लास में पढ़ना है, फिर उसके नेक्स्ट क्लास में हम टोटोमेरिज्म स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। तो ये थी आज की क्लास। उम्मीद करते हैं क्लास आपको बहुत अच्छी लगी होगी और भैया सब कुछ समझ में आ रहा होगा। हिंदी मीडियम वालों के लिए जो है वो नोट्स मैंने जो है वो PDF बना दी है और वो टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पर शेयर भी कर दी है, तो आप जो है वो हिंदी मीडियम के नोट्स जो है वहां से कलेक्ट कर सकते हैं और फिर क्लास को समझ सकते हैं। उसके नोट्स की जो है वो कॉपी आपको निकलवानी है, ध्यान रखना, नोट्स की कॉपी निकलवाओ और फिर जो है वो उसको कॉपी को लेकर साथ में बैठो, क्लास देखते टाइम पर साथ में बैठो। मोबाइल में नोट्स पढ़ने से जो उतना ज्यादा आउटपुट, डायरेक्टली मोबाइल में देख के जो नोट्स पढ़ोगे उतना ज्यादा आउटपुट आपको नहीं मिलेगा। तो नोट्स जो है वो आप प्रिंट करवा लेना, ये मेरा सजेशन है आपको। बाकी जो है वो आप ज्यादा होशियार हो, आप अपना अच्छा भला समझ सकते हो, आपको क्या करना है ये भी आपको पता है ना। तो यहाँ से हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और भैया चैनल को शेयर करो, ये मैं बोलना भूल गया, अब बोल देता हूँ, चैनल को शेयर करो, हमें बहुत जल्दी बहुत ज़्यादा बच्चों तक पहुँचना है। जो अपने सब्सक्राइबर है वो बढ़ नहीं रहे हैं, तो इसमें मेरी आपसे निवेदन है, रिक्वेस्ट है कि भैया इसको शेयर करो, जल्दी जल्दी जो अपन को ज़्यादा बच्चों तक पहुँचना है, ठीक है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपना खूब ध्यान रखें। थैंक यू।